वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हमारी खुशकिस्मती है कि मीडिया का एक बड़ा नाम और एक मोतबर शख्सियत जनाब जावेद जब्बार साहब, जो वफाकी वज़ीर भी रहे, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हुज़ूर। शुक्रिया मुनीर साहब। जावेद जब्बार साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे तो यहाँ ये बात सामने आई कि मीडिया का समाज पर हमारे क्या असर हुआ है जब से ये सैटेलाइट चैनल आए हैं। मीडिया तो ज़ाहिर है कि एक बड़ा लफ्ज़ है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारी सोसाइटी पर असरात डाले हैं, आप इनको कैसा देखते हैं? जी, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पूरे तौर पर देखा जाए तो बहुत मुस्बित असर हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं सिर्फ न्यूज मीडिया को नहीं शामिल कर रहा, उसमें बैनुल अक़वामी सतह पर जो फराहम की गई हैं इत्तलात, चाहे वो नेशनल जियोग्राफिक हो एक तरफ, चाहे वो CNN या BBC हो, तो वो एक किस्म का असर रखती हैं। और दूसरी तरफ हमारे अपने मुल्क के तकरीबन हर इलाकाई जबान, कौमी जबान, यहाँ के अंग्रेजी भी इनका जो चॉइस बढ़ा है, इससे यकीनन इत्तलात तक रसाई हासिल करना, मुख्तलिफ किस्म के नुक्ता नजर से अपने आप को आगाह करना, तो इसमें तो यकीनन बहुत ही मुस्बित असर रहा। लेकिन मीडिया पर भी कुछ सोसाइटी का असर होता है ना, एक तरफा नहीं होता कि मीडिया ने क्या असर किया सोसाइटी पर, बल्कि सोसाइटी का क्या असर रहा मीडिया पर। तो दोनों तरफ से हमें देखना चाहिए। और जहां पर एक तरफ महसूस होता है कि जी तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जहां पहले रियासत की इजारादारी थी और अब निजी शोबे के आजाद मीडिया मौजूद है, तो तादाद में जरूर इजाफा हुआ है, लेकिन इन में जेन्युइन चॉइस, इंडिविजुअलिटी जो होती है, उसमें हुआ है या नहीं है, इस पर एक मैं सवालिया निशान लगाऊंगा, क्योंकि एक सिमिलैरिटी भी आ गई है। बज़ाहिर तो लगता है कि जी अब हमारे पास 10 न्यूज चैनल्स के चॉइसेस हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक जैसी बात, एक जैसा अंदाज, इनफरादियत की सख्त किल्लत वो भी नजर आता है। जावेद जब्बार साहब, आप खुद एक क्रिएटिव आदमी हैं और मैं ये अप्रिशिएट करता हूं कि आपका कमेंट इसमें हमारे लिए बड़ा काबिल कदर होगा कि ये जो आपने बात की यकसानियत की, आपने बात की एक क्वालिटी इशू की कि भाई हमारे यहाँ इतने ज़्यादा चैनल हैं, वहाँ क्रिएटिविटी की भी कुछ कमी नज़र आती है। और एक और तरफ जो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा वो ये कि जिस तरह हम खबर को पेश करते हैं, जिस तरह हम उस पर तबसरा करते हैं, जिस तरह हम उस पर डायलॉग करते हैं और जिस तरह उसको फ्लैश करते हैं उसको, इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों को जिस तरह ब्लो अप करते हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये साइड है, क्योंकि आपने चले जाना है तो मैं दोनों पहलू सामने रखना चाह रहा हूँ। दूसरा पहलू ये है जो मुबश्शिर लुक़मान साहब ने रेज़ किया है कि चूंकि चैनल को कमर्शियली वायबल होना है, इस वजह से उस चैनल को जो भी प्रोडक्ट देनी है वो सेलेबल होनी चाहिए। तो ये वो मजबूरी है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसमें सेंसेशन भी होती है वगैरह वगैरह। आप मेरी बात अगर समझ गए तो। नहीं, मैं बड़े अदब के साथ ये दोनों हकों पर मेरी अपनी राय है, बेशक कोई दूसरा शख्स उससे इत्तेफाक करे या नहीं। ये जो दलील दी जाती है कमर्शियल वायबिलिटी की, जी फेल होना चाहिए, मकबूल होना चाहिए, हर चीज जो मकबूल होती है वो जरूरी नहीं है कि वो मुनासिब हो। मकबूलियत और मुनासिबत में बहुत फर्क है। कमीजें बेशक आप बेचें, बैलून्स बेचें, जूते बेचें और वो मकबूल जरूर हों, लेकिन इत्तलात और तज्जिया सिर्फ बिकने वाली चीजें नहीं है, उस पर बिकने पर उसको जज नहीं किया जा सकता। इसकी एक नागुज़ीर समाजी एक पहलू होता है जिससे मीडिया की मिल्कियत और मीडिया की जिम्मेदारी बहुत मुख्तलिफ है दीगर और कमर्शियल इदारों से। इसीलिए मैं समझता हूं कि जहां पर मालियाती तौर पर और कानूनी एतबार से मीडिया की मिल्कियत उन अफराद पर या कंपनीज पे होती है जो सरमाया लगाते हैं, लेकिन उसूलन मीडिया की मिल्कियत होती है अवाम की, क्योंकि अवाम की राय एक जूता खरीदने से नहीं बदलती, लेकिन एक गलत या सही खबर, एक मुनासिब तज्जिया और नामुनासिब अंदाज़े गुफ्तगू सुनने से उनके अखलाकियात, उनके ख्यालात, उनके आदाब पर एक कसर होता है। लिहाजा इसको कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। एक और इसका पहलू है जी, एक बहुत ही जालिमाना निजाम नाफिज कर दिया गया है कॉल्ड रेटिंग जी, जो कि बहुत ही गैर शफाफ अंदाज है
मकबूलियत को जज करने का कि 8 से 9 कौन सा प्रोग्राम सबसे मकबूल हुआ, ये कौन फैसला करता है? 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा रेटिंग्स एजेंसीज हैं इस मुल्क में जी। और वो मनमानी का मतलब उनका अपना तयशुदा एक फॉर्मूले के तहत जी। वो पूरे इश्तिहारी शोबे को ये डेटा प्रोवाइड करते हैं। और मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन हों, बिलखसूस ये टेलीकॉम कंपनीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इनके जो फैसले करने वाले अफसरान हैं, ये रेटिंग सिस्टम की बुनियाद पर मकबूलियत का फैसला वो करते हैं। और अब तो ये हद हो गई है कि एक ड्रामा सीरीज का प्लॉट कैसे डेवलप होगा कि जी हर 10 मिनट, हर 7 मिनट कोई ब्रेक पॉइंट आना चाहिए ताकि इश्तिहारी जरूरियात को आप अकोमोडेट करें। तो ये तो मैं समझता हूं कि मीडिया के बुनियादी तसव्वुर और मकसद को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया। यानी आपके ख्याल में जिस मीडिया पर, जैसे हमारे मीडिया पर हम कह सकते हैं कि गलबा है इस कमर्शियलिज्म का एक वजह से, और जैसे मुबशर साहब से मैं कहूँगा, चाहें तो कमेंट करेंगे, ये मजबूरी है हमारी। मैं एक सवाल भी पूछना चाहूँगा, जवाब सवाल बाद में। एक तो यह है कि माजरत के साथ मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा था जो आपने उनको कहा, लेकिन खैर एनीवे मोर और लेस उसकी स्पिरिट वही थी जी। मैं जब्बार साहब एक बात आपको अर्ज करूं कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर यू, बट जो रेटिंग्स का सिस्टम है ना जी, ये वर्ल्ड वाइड है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। मैं को रेटिंग्स की कंपनी का मालिक नहीं हूं, ना मैं शेयर होल्डर हूं, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट ऑफ लाइफ बता रहा हूं। हम आइलैंड्स में नहीं रह सकते, हम जजीरों के अंदर नहीं रह सकते, हमें पूरी दुनिया के साथ इंटेग्रेट होकर रहना है। और जो फ्लैश पॉइंट्स की आप बात करें ड्रामा वगैरह के अंदर, ये भी एक बड़ी पुरानी, आज तो नहीं, 20 साल से इनकॉर्पोरेट हो रही है। मसलन स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म शुरू वहां से होती है कि, या जेम्स बॉन्ड की, जहां से एक को बड़ा वाकया होता है जो हमारी फिल्मों का एंड हो सकता था, वो वहां से तो फिल्म शुरू करते हैं और वो उसको टाइम बेस कर देते हैं कि जी 72 आवर्स में द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड। अब जेम्स बॉन्ड ने 72 घंटे में पूरी दुनिया को बचाना है जाके, क्योंकि ये एक फिल्म मेकिंग की एक रिक्वायरमेंट हो गई है कि 2.5 घंटे 3 घंटे जो आपने लोगों को एब्जॉर्ब करके रखना है, उसके अपने क्लीशेज हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि नॉट ऑल कमर्शियलिज्म इज गुड एंड नॉट ऑल एकेडमिक इज गुड। देखें, आप लोग, आप तो वजीर भी रहे हैं, गालिबन 1 से ज्यादा दफा रहे हैं, आप सेनेटर भी रहे हैं, तो आप उस वक्त कर लेते, आप पीटीवी को इम्प्रूव कर लेते, आपका तो इन्फ्लुएंस था, आपके डायरेक्ट अंडर था, आप एपीपी को कर लेते इन्फ्लुएंस। मेरा मतलब है कि मैं जवाहर साहब जो अर्ज कर रहा हूं ना, वो ये कर रहा हूं कि जो आप सरकारी चीजों में नहीं कर सके, वो आप प्राइवेट इदारों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप इसका मतलब ये बात का इतराफ कर रहे हैं। एक सेकंड सवाल करना चाहता हूं जवाहर साहब से। मुनीर साहब देखिए, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े अदब के साथ टेलीविजन और सिनेमा फीचर फिल्म्स का कंपैरिजन बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। इसमें सिनेमा में आपको पता होता है कि आप जा रहे हैं 1.5 घंटे की फिल्म, 2 घंटे की फिल्म बगैर किसी मिड ब्रेक के देखने के लिए। यहाँ पर टेलीविजन प्रोग्राम्स जब किए जाते हैं, कई ऐसे चैनल्स हैं अमेरिका में भी, जर्मनी में, यूरोप में, जापान में, जहां पर कानूनी बुनियाद पर इजाजत नहीं है कि आप हर 10 मिनट उसको इंटरप्ट करें और नैरेटिव तस्वुर को डिस्ट्रॉय करें। और ये जहां रही बात कि आपने क्यों नहीं किया, आपको शायद इल्म ना हो कि सबसे पहला कानून 1997 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैंने ही लिखा था, और फिर उसको दोबारा सन 2000 में भी मुझे शर्फ हासिल हुआ उसे रिवाइव करने का, जिसके तहत ये सारे चैनल आए। आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर हफीज साहब। इस पर अमल करने की जिम्मेदारी पेमरा की थी, और मैं शुक्र है कि मैं अभी वजीर नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं कभी इसकी इजाजत नहीं देता। आप देखें ना कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग बात है कि उस वक्त भी आपके दौर में फिल्में जो हैं वो MLO 88 के तहत बन रही थी, मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस के तहत, एंड आपने उसको रिपील नहीं किया। वो हम फिर टॉपिक से हट जाएंगे, अगर आप इजाजत दें। डॉक्टर हफीज साहब एक सवाल कर। जावेद साहब एक बात सुनिए प्लीज। जावेद साहब आप एक सेंटेंस मेरा तबसरा है, एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ मैं। अगर पैसा कंट्रोल करता है मीडिया को, तो इसका मतलब यह है जिसके पास पैसा है ये उसका काम करेगा, पब्लिक का काम नहीं करेगा, ये बात खत्म होगी। दूसरी बात यह है कि मेरी नज़र में अगर मैं पाकिस्तानी मीडिया को, लेट से अमेरिकन मीडिया
کے ساتھ کمپیئر کروں، آپ سے تبصرہ صرف چاہتا ہوں. میری نظر میں امریکن میڈیا انٹیگریٹڈ، ڈائریکٹڈ، سیلف کنٹرولڈ ہے. ہمارا میڈیا سیلف کنٹرولڈ یا سیلف ریگولیٹڈ نہیں ہے، فریگمنٹڈ ہے، اور یہ معاشرے میں بھی اس طرح کی فریگمنٹیشن اور ایپتھی پیدا کر رہا ہے. پلس پوائنٹ بھی ہیں، لیکن میں صرف ایک مثال بھی دیتا ہوں. پچھلے ہفتے کے اکانومسٹ، نیوز ویک، ٹائم، یہ تینوں اٹھا لیں، تینوں پہ تقریباً ایک ہی تصویر ہے قذافی صاحب کی، جو گندی سی تصویر ہے، مونچھیں چڑھی ہوئی ہیں اور رنگ ڈال کے نیگیٹو سا اس کا امیج بنایا ہوا ہے. یعنی وہ جو بھی کوئی اکانومسٹ پڑھتا ہے تو وہ بھی وہی امیج لے گا. ایک سیکنڈ سر، جو نیوز ویک پڑھے گا، ٹائم پڑھے گا. ہمارا میڈیا اپنے قوم کے انٹرسٹ کے لیے ڈائریکٹڈ نہیں ہے، انٹیگریٹڈ نہیں ہے، اور سیلف ریگولیٹڈ نہیں ہے. آپ سے تبصرہ چاہتا ہوں. ڈاکٹر حفیظ صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا. خواتین و حضرات، ایک مختصر سی بریک لینی ہے اور ہم جاوید جبار صاحب سے اس سوال کو پوچھیں گے جو ہمارے سامنے ڈاکٹر حفیظ صاحب نے رکھا.